नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज छठ पर शुभकामनाएं। डूबते सूरज को अर्घ दिया गया। यद्यपि बहुत सारे प्रतिबंध थे आज, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कोरोना के मद्देनजर लोग कुछ कम भी निकले बाहर, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं निकले। अनेकों घाटों पर हम देख रहे हैं, हमने कई जगह देखा, बहुत सारी भीड़ की तस्वीरें भी आई और आ भी रही हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तो आप कितना भी कह लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ये कह देना बहुत आसान है, गौर कीजिएगा। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं, त्योहार छोड़िए, आप वैसे ही जब जाते हैं, क्या 2 मीटर अर्थात 6-6 फीट के फासले पर आप चल पाएंगे? ऐसा संभव है? क्या किसी बस में चढ़ पाएंगे? क्या आप यदि बाजार के अंदर जा रहे हैं, क्या 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके चलना संभव है? महोदय, अगर आप सिर्फ दूध लेने वाले किसी बूथ के ऊपर चले जाएं और वहां आपको 6 फीट अर्थात 2 मीटर के लगभग अगर आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ जाए, तो आप सोचिए यदि 10 लोग ही लाइन में लग गए तो लाइन कहां जाती है? कह देना आसान है, लेकिन क्योंकि कमाई के धंधे भी तो खोलने हैं, और इसीलिए जो 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए का दिल्ली सरकार ने जो जुर्माना किया है इस कोविड के नाम पर, पहले तो खाली मास्क के लिए था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर यदि आप थूकते पाए गए तो, और तो और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो, मतलब ये तो कुल मिलाकर आपने एक तो 2000 कर दिया। नेचुरल लोग मोल भाव करेंगे जो दे सकते होंगे, और ये तो बड़ा आसान है, आप निकले जा रहे थे साहब, आप इससे 1.5 मीटर की दूरी पर थे। अरे महाराज, 1 फीट की दूरी भी बन जाए तो गनीमत है, मानिए। लेकिन कहे कौन? बदकिस्मती ये है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसी जगह में अगर मैं कम से कम बात करूं तो केजरीवाल साहब तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा दीपावली का जो त्योहार था, पीछे उन्होंने जो अक्षरधाम मंदिर से एक आरती अपनी प्रायोजित कराई थी कई चैनल्स के ऊपर, करोड़ों रुपए खर्च करके, वहां उनका सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा था। दुनिया से अपील करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्या कहें। लेकिन बदकिस्मती यह है कि साहब दूसरे राजनीतिक दल भी कुछ नहीं बोल पा रहे। वो बात अलग है कि आकर दिल्ली प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस वालों से बातचीत करते हुए जरूर कह दिया कि जी आप वो बांटिए, मास्क बांटिए फ्री में। और हालांकि देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नमस्कार इंडिया ने कल ही कहा था कि केजरीवाल सरकार को आकर मास्क बांटने चाहिए फ्री में, और उसका असर है। नमस्कार इंडिया की खबर का भी असर है। बेशक आज अभी हम छोटे स्तर पर हैं, लेकिन पहुंचती सारी चीजें हैं जनाब। अब केजरीवाल साहब ने भी अपने सभी एमएलए से, हालांकि दूसरी पार्टी वालों से भी कहा, लेकिन अपने सभी एमएलए को कहा है कि आप आइए सड़कों पर और मुफ्त में इसका वितरण करें, मास्क का वितरण करें। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा इस कोरोना के संदर्भ में, यद्यपि अभी कोई दवाई नहीं है, टेस्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यद्यपि अब कहा गया कि 12 से 14 लाख घरों के अंदर टेस्ट किए जाएंगे दिल्ली के अंदर, अर्थात लगभग 25% आबादी के टेस्ट होंगे, लेकिन उनकी भी रिपोर्ट कोई संतोषजनक नहीं आ रही है। ये रिपोर्ट आया, ऐसा आवश्यक नहीं है कि अगर आप इसमें नेगेटिव पाए गए तो आगे आप बीमार नहीं होंगे, कोरोना नहीं होगा। जब होंगे नहीं तो फिर किस बात के? तो सबसे पहली चीज वही बात है कि जहां तक संभव हो सके घर से बाहर ना निकलें, भीड़ की जगहों पर ना जाएंगे बीमारी लाने का खतरा। प्लस अब जो दिल्ली जैसी जगह के अंदर जो केजरीवाल साहब ने कह दिया या कर दिया है जो फाइन, तो वो 2 मीटर का डिस्टेंस वाला मसला, तो वो तो डेफिनेट सी चीज है कि मेंटेन होगा नहीं, और आप अपनी जेब से लुट पिट कर कहीं आएंगे उसके अंदर। तो बेहतर हो सबसे पहले आप घर पर बैठे। फिर भी हमने पहले भी एक बार कहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई फॉर्मूला या बीमारी से बचने की चीज है, लेकिन एक कहा जाता है कि सबसे बेहतर है कि आप च्यवनप्राश का उपयोग करें। उसका एक कारण है कि इसके जो सिस्टम, जो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करने के लिए कहा जाता है कि आंवला सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है इम्यून सिस्टम या बाकी सिस्टम्स के लिए। तो च्यवनप्राश में और कुछ हो या ना हो, क्योंकि कितना डालते हैं आपको भी पता है, 200-300 रुपए किलो में कहाँ कितना सामान डालेंगे, तो उसमें कुछ और हो या ना हो, लेकिन आंवला जरूर होता है। और दूसरा,
अब तो मौसम भी बदल रहा है, रात को कुछ भी नहीं है, दूध के साथ आधा चम्मच यदि हल्दी ले लें और हल्दी का जरा चुनाव तरीके से कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको भी पता है आजकल बाजारों में कितनी चीज़ें, शुद्धता कितनी रह गई है, वो आप अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं कोई डॉक्टरी सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मास्क बांध कर निकलें। जहाँ तक संभव मैं फिर कह रहा हूँ कि कम से कम आप निकलें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि इनकी जो केजरीवाल साहब ने जो भी ये मुहिम, जो भी 2000 रुपये का वो कर दिया चालान का है कि पहले तो सोए रहे, पहले तो दुनिया भर की छूट दे दी गई लोगों को, आप ये जब ये भी जाइए। जब आपको पता था 1 नवंबर के आसपास से कि केसेस बढ़ रहे हैं, तब आपने क्यों नहीं कदम उठाए इसको। हालांकि जो गरियाते हुए लोग हैं इस कोरोना सिस्टम के ऊपर, हमारे पास एक पीके सारस्वत साहब का वीडियो है, उन्होंने भी वो संदेश भेजा है, पीके सारस्वत साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सारस्वत, ऑल इंडिया सारस्वत विचार मंच दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। आज मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कल दिल्ली सरकार का एक फैसला आया है कि उसमें बिना मास्क पहने हुए जो भी लोग दिखेंगे उनका 2000 रुपये का चालान किया जाएगा। मैं नमस्कार इंडिया के माध्यम से आप सभी लोगों के पास एक यह मैसेज देना चाह रहा हूं कि एक बात आप ये सोचो कि 2000 रुपये का चालान भरने से क्या कोविड-19 के केस कम हो जाएंगे? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का 2000 का चालान करने से कोविड के केस कम हो जाएंगे? सरकार का ध्यान बेरोजगारी से हटाने का है, सरकार का ध्यान महंगाई से हटाने का है, सरकार का ध्यान कोविड के नाम पर लोगों को बेरोजगार करके बर्बाद करने का है। मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आ रही, क्या 2000 रुपये का चालान हो उससे कोविड के केस कम हो सकते हैं? नहीं। सरकार उन लोगों को ऐसा कोई उपाय करे कि कोविड के केस भी कम हो, 2000 का चालान भी ना हो और पुलिस की जेब भी गर्म ना हो। आज मैंने ये नोटिस किया, मैं कई जगह मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस बड़ी सख्ती से चालान काटने में लगी हुई है और चालान के नाम पर उन लोगों से वसूली कर रही है, जिसको हम कहेंगे बेहुदा वसूली। मेरा मानना यह है कि जो 2000 का जो चालान सरकार ने किया है इसको तुरंत वापस लिया जाए, लोगों को खाने पीने पर, रोजगार पर ध्यान दिया जाए। अगर लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी तो वो खाने पीने से होगी, भूखे रह के 2000 का चालान भरने से नहीं होगी। मैं नमस्कार इंडिया का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह के सामाजिक मुद्दों को उठाया है। तो वही है ना कि कोरोना का ऊपर, और दूसरा अब उसके बाद राजौरी गार्डन, दिल्ली में राजौरी गार्डन क्षेत्र, वहाँ के ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं कमल शर्मा जी, उनका भी एक संदेश इसी संदर्भ में लगे। आप पहले वे वो भी सुन लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर शर्मा, राजौरी गार्डन से। दोस्तों, आज कोरोना महामारी इतना विकराल रूप ले चुकी है कि वो हमारे पड़ोस तक पहुंच गई है। पूरी इंडिया के अंदर इतनी तादाद में कोरोना पेशेंट नहीं है जितने दिल्ली के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज घर से निकलते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी इस महामारी की चपेट में आ जाएंगे। हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी बजाय कि इस महामारी से लड़ने में हमारी मदद करें, वह जगह जगह अपना इश्तिहार लगा रहे हैं, अपनी प्रमोशन कर रहे हैं और हर रेड लाइट पे उन्होंने 2-2, 3-3 वॉलंटियर्स खड़े कर दिए हैं, पेड वॉलंटियर्स, जो कि बता रहे हैं कि आप रेड लाइट पे अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए। इतना पैसा जो उनको दिया जा रहा है, वो पैसा कोरोना महामारी के लिए अगर लगाया जाता, इसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता, इसकी जागरूकता को फैलाया जाता, तो आज दिल्ली जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है इस महामारी से, उसको थोड़ा निजात मिलता। वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चले गए जिनकी आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि वो कोरोना टेस्ट करें? कागजों में कई क्लिनिक ऐसे जो चल रहे हैं जो आज बंद पड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, हम सब ने आपको वोट दिया, आपको सीएम इसलिए बनाया था कि आने वाली ऐसी समस्याओं से आप हमें बचाएंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सीएम नहीं, एक फिल्म स्टार होना चाहिए था, क्योंकि आप हर जगह अपने पोस्टर्स लगाने में, अपनी एडवर्टाइजमेंट करने में आपको बहुत खुशी मिलती है। हमें बहुत खुशी मिलेगी आप हमारी जनता की तरफ ध्यान दें,
इस जनता को देखें, दिल्ली की जनता को इस कोरोना महामारी से बचाएं। छठ पूजा, हालांकि कल भी उगते सूर्य को स्नान दे के शायद इस त्योहार की पूर्णता होगी, लेकिन उसकी व्यवस्थाओं को लेकर भी एक हमारे पास हमने प्रयास किया। हमें कुछ लोगों के वीडियो प्राप्त हुए हैं, वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक वीडियो है जो कि आजाद तोमर जी ने हमें भेजा है, दिल्ली में उत्तम नगर क्षेत्र से, मनसाराम पार्क क्षेत्र से उन्होंने एक वीडियो भेजा है, और जो विशेष स्तर पर भी वहाँ पर लोगों ने मनाने का प्रयास किया। आप वो देख रहे हैं इस समय उस वीडियो को। देखिए, एक गाइडलाइन दी कि आपके छठ पे दीप देखिए, नमस्कार इंडिया का प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पहुंच जहां तक बन सके, दीप और इसी प्रकार एक हमारे पास नरेंद्र पाठक आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं पूरे देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना क्षेत्र है, वहां से आप देख सकते हैं। उन्होंने एक वीडियो भेजा है, और इस वीडियो के अंदर जो कुछ लोग हैं, घर के लोग, किस प्रकार छत के ऊपर उन्होंने वहीं पर टब में पानी भर के बड़ा सा टब बना कर उसको शायद तालाब का स्वरूप प्रदान किया है, और उसके अंदर पूजन किया जा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से मान्यता है, मान्यता को पहले लोग इसी प्रकार आपस में छोटे स्तर पर ही मनाया करते थे। अब तो चूंकि बाजारीकरण हो गया है, तो उस बाजारीकरण के चलते ये जरूर है कि बड़े बड़े ताब और बाजारीकरण और साथ में राजनीतिकरण कर दिया गया है। तो राजनीतिक लोग, और उसके अंदर जब बाजार इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर उसको एक बहुत बड़ा विशाल स्वरूप देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस बार बीमारी की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन पुरानी परंपरा अनुसार ही सही, प्यार से, मोहब्बत से, तरीके से आप मनाएं। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं भी उड़ता है फिर ऐसी परिस्थितियों में, लेकिन इसके लिए जो पूजन करना होता है वो आप घर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तालाब का यह स्वरूप दिया जा रहा है, तो ये वहाँ का प्रयास है। यद्यपि इसके बाद ही इन व्यवस्थाओं को लेकर, कुछ चीज़ों को, कुछ और विषयों को लेकर एक हमें वीडियो उन्होंने फिर से। मैं अपने तरफ से सभी देशवासियों को छठ के पावन अवसर पर शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, साथ में जो हमारे मन में पीड़ा है वो भी व्यक्त करना चाहता हूं। दिल्ली की केजरीवाल की निकम्मी सरकार ने जिस तरह से पूर्वांचल के साथ भेदभाव किया है, मित्रों, पूर्वांचलवासी कभी माफ़ नहीं करेंगे। दिल्ली में मित्रों ठेका खुला हुआ है, खुले तौर पे जो है दारू की बिक्री हो रही है, कितनी लाइन है, वहाँ उनको कोई आपत्ति नहीं है। बसों में भर के भीड़ जा रही है, वहाँ कोई आपत्ति नहीं है। बाज़ारों में इतनी भीड़ है, वहाँ कोई आपत्ति नहीं है। हम पूर्वांचल के लोगों ने इतना कोशिश किया कि छोटे छोटे आयोजन के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके, मास्क लगा के, सैनिटाइजर का उपयोग करके छठ पूजा का आयोजन हो दिल्ली में, लेकिन इस निकम्मी गूंगी बहरी केजरीवाल सरकार का मन नहीं पसीजा। मित्रों, चाहे छठ के आयोजन का ले लो, अक्षरधाम मंदिर में अपने टीम के साथ दिल्ली सरकार ने 3.5 करोड़ की लागत से जो है छठ दिवाली का पूजन किया, उसमें इनको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो छठ के मौके पर इन्होंने जो पूर्वांचल के साथ भेदभाव किया है, दिल्ली के पूर्वांचलवासी कभी माफ़ नहीं करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में पूर्वांचलवासी केजरीवाल को ज़रूर जवाब देंगे और सबक सिखाएंगे। जय छठ मैया, भारत माता की जय। यद्यपि दिल्ली के अंदर कुछ ज़्यादा तेजी से पांव पसार रहा है ये कोरोना, लेकिन इसके मद्देनजर जो बातें आ रही हैं वो ये है कि शायद बहुत शीघ्र महाराष्ट्र सरकार या बाकी लोग जो अब एक डिसीजन लिया जा सकता है, जो दिल्ली और मुंबई के बीच में जो ट्रेन चलती थी और जो हवाई सेवा थी उसको बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। इससे आगे एक और चीज़ चल रही है कि मध्य प्रदेश में जो है वो 1 से और 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो 31 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। गुजरात के सूरत, बड़ौदा आदि कई शहरों के अंदर नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की जा रही है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है रात को 9 बजे से और सुबह 6 बजे तक के लिए। मुंबई से भी जानकारी आ रही है कि वहाँ के जो स्कूल हैं वो 31 दिसंबर तक बंद कर दिए जाएंगे, के लिए बंद कर दिए गए हैं या घोषणा हो रही है। अब सभी सरकारें थोड़ा सख्त होती जा रही हैं, चिंतित भी हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं, और चिंतित होना भी चाहिए क्योंकि अभी दवाई नहीं आई है। दवाई जब आएगी तब देखा जाएगा, और हालांकि बड़ी जल्दी में दवाई आ रही है, वरना दवाइयों पर रिसर्च होती है, कई साल रिसर्च चलती है,
हम ये नहीं करें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन उनकी गुणवत्ता से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज होगा, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन आने के बाद पता लगेगा कितनी सफलता किस पर मिलती है, और अभी किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम बार बार आज के कार्यक्रम में अनेकों बार यही रिपीट कर रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें, गौर कीजिएगा। हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। एक चीज और, जो ये कोविड से संबंधित दिल्ली में चल रहा था, क्योंकि वहां पर नकद भुगतान की व्यवस्था, पहले तो खाली जो दिल्ली सरकार से संबंधित लोग थे बीच में वो चालान काट रहे थे, अब सुना है दिल्ली पुलिस भी उसके अंदर उतर आई है। दिल्ली सरकार का जो था पहले वो ये था कि जो दिल्ली सरकार से वो जबरदस्ती की उगाही होती थी और कहते थे कि नहीं, आपको केवल नकद देना है। हम ये अपील करेंगे और कहेंगे कि आप लोग मांग उठाएं सभी राजनीतिक दल कि भाई खाली नकद नहीं, यदि उस समय उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो उसकी ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, या बाद के अंदर वो भुगतान कर दे ऑनलाइन, जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस दिल्ली वगैरह में हर जगह पर होता है, तो वो व्यवस्था भी होनी चाहिए। वो व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही है? आगे कहीं ना कहीं इसका मतलब प्रयास यही है कि आप 2 नंबर का धंधा उसके अंदर शुरू, कि आप मोल भाव कीजिए और यहां से निकल जाइए। मतलब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जेब भरने का एक मौका भी साथ साथ दिया जा रहा है। अब इसी विषय के मद्देनजर एक चीज और आपको जानकारी दे दें, जो उत्तर प्रदेश का गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र है, वहां पर बड़े सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 25 तारीख, अभी 25 नवंबर से 30 नवंबर तक लॉकडाउन की तैयारी है, क्योंकि वहां पर गंगा स्नान का जो पर्व होता है, जिस प्रकार आसपास से भीड़ जुटती है, कहा जाता है 30 लाख से अधिक लोग वहां पर पहुंचते हैं। वैसे भी इस मार्ग पर अमावस्या और पूर्णिमा को भीड़ बहुत ज्यादा होती है वैसे भी, लेकिन अब इसके मद्देनजर दूर से ही बैरिकेड लगा दिए जाएंगे और लोगों को आने से रोका जाएगा इसके अंदर। अब लेकिन हम इन सारी चर्चाओं के अंदर ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे जो माता शूलिनी देवी मंदिर के अंदर हुआ, सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिस प्रकार वहां पर शास्त्रों का अपमान किया IAS अधिकारी रितिका जिंदल ने, जिस प्रकार शास्त्रों परंपराओं का अपमान किया, जिस प्रकार सनातनी परंपराओं का अपमान किया, जिस प्रकार वहां के पुरोहितों का अपमान किया, पुजारी का अपमान किया, मैं तो कहूं एक तरीके का हमला जिस प्रकार किया गया वहां पर, ठीक है, हमारी शास्त्रीय परंपराओं के ऊपर, और किसी की आवाज नहीं निकली। हमने पहले भी कहा किसी की आवाज नहीं निकली, चाहे कोई राजनीतिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे ब्राह्मण संगठन हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई और अधिकारी हो। देखते हैं कब तक इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। और इसे हमले के मद्देनजर एक चीज मैं और जानकारी आपको दे दूं कि आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में कई चैनल्स ने बड़ा बढ़ चढ़कर कहा कि भारत ने एक और एयर स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान के अंदर, जानबूझकर गलत खबरें फैलाएगी। और कुछ लोग ट्विटर वगैरह पर मैं देखता हूं कि उसके अंदर वो आदत से मजबूर है, झूठ बोलते हैं, और उन्होंने वहां पर भी फैलाया, जबकि मजबूरी में आकर फिर सेना को यह स्पष्ट करना पड़ा कि नहीं, एयर स्ट्राइक जैसी कोई चीज नहीं की गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे चैनल्स को, और क्या कहूं इन लोगों को। हालांकि इसी के अंदर एक प्रतिक्रिया आई है, जो प्रमोद तिवारी है कांग्रेस नेता, उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए आप। मैं इंडियन आर्मी को बधाई देता हूं कि कल जो टेररिस्ट पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे, जम्मू से कश्मीर जा रहे थे, उन चारों को मार गिराया है। इसके लिए मैं इंडियन आर्मी को सलूट करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़े हादसे से देश को बचाया है। कल एक न्यूज चलाई गई, न्यूज परोसी गई, न्यूज दी गई कि शाम को इंडियन आर्मी ने एयर सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा की, और उसमें कुछ चैनल्स ने भी दिखाया कि काफ़ी जो लॉन्चिंग पैड था वो नेस्तनाबूद कर दिया गया, और वहाँ जो टेररिस्ट थे वो सब मारे गए, और पाकिस्तान की आर्मी जो उनको ट्रेनिंग दे रही थी या भेज रही थी वो भी बड़ी तादाद में मारी गई। मैं चैनल्स को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि चैनल्स ने अपने दायित्व का निर्वाह किया। अगर एजेंसी ने उन्हें कोई सूचना दी थी तो उसे दिखाना एक सामान्य प्रक्रिया है, और उन्होंने किया, तो मैं चैनल्स को दोषी नहीं ठहराता, सिवाय एक चैनल के जिसने डैमेज भी दिखा दिया कि उसके बाद ये डैमेज हुआ। रात में जब ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई
तो जो ऐसे सैनिक महाअभियान के डायरेक्टर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के परमवीर सिंह ने इस खबर का खंडन करते हुए इसे फर्जी बताया। फर्जी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी फेक है, फैब्रिकेटेड है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दे और अहित के मुद्दे दोनों इसमें शामिल हैं। ये किसने फेक न्यूज प्लांट की, फर्जी न्यूज किसने चलवाई, क्यों चलाई गई, इसके पीछे कौन था, इसकी जांच होनी चाहिए। इससे आगे बढ़ते हुए इस समय हमें तो ऐसा लगता है कि शायद कोरोना भी कोई विशेष समस्या नहीं है, शायद रोजगार भी कोई ऐसी समस्या नहीं है, अर्थव्यवस्था पटरी से इधर उधर हो रही है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, रोजगार के लिए लोगों का हाल बेहाल है, कोई विशेष मुझे नहीं लगता कोई राष्ट्रीय आपदा या राष्ट्रीय समस्या है। असली समस्या शायद लव जिहाद है, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो कह ही चुके हैं कि लव जिहाद का कानून, राम नाम सत्य, आपको सारे शब्द याद होंगे उनके कहे हुए। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक सहित कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में तो यद्यपि अमेंडमेंट ही होना है, वहां पहले से कानून है। तो मध्य प्रदेश मतलब कुल मिलाकर 6 राज्य जो है लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी में है। लगता है राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या ये लव जिहाद है। अब प्रश्न ये उठता है कि लव जिहाद के ऊपर कानून क्यों? क्या पहले से कोई कानून नहीं है इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए? कहा यह भी जाता है कि 366 जैसी और भी कई धाराएं हैं जिसके अंदर जो लोग नाम बदलकर, छुपकर, चीटिंग करके, धोखा देके किसी से दोस्ती या किसी से विवाह करते हैं, उनके विरुद्ध इन धाराओं में कई धाराएं ऐसी हैं जिनसे वो ताउम्र जेल से नहीं निकल सकते। अब वो बात अलग है कि कितने केसेस में इन धाराओं का प्रयोग, क्या किसी केस में इन धाराओं का प्रयोग किया गया? शायद नहीं, जब पहले से ही कानून है। और इसके अंदर एक चीज देखिए, ये 5-6 राज्यों को तो ये नजर आ रहा है कि शायद इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सरकार को, केंद्र सरकार को, उनकी नजरों में शायद नहीं। क्योंकि आपको भी याद होगा, फरवरी के महीने की ही बात है अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो, जो हमारे गृह राज्य मंत्री उन्होंने कहा था कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी के पास लव जिहाद का कोई केस नहीं है, लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है, इसके अंदर कोई केस नहीं आया। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं क्योंकि लव जिहाद को अभी परिभाषित ही नहीं किया गया है, इसलिए अलग से उसका कोई कॉलम नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि जब पहले से इतने कानून हैं तो उनका प्रयोग की जगह नए कानून की जरूरत क्यों? प्रश्न फिर वही है। क्या उसी प्रकार जैसे पहले भी, आपको भी पता, हमारे कई, चाहे वो नीति आयोग या कुछ और, नाम बदलने की प्रक्रिया तो हमारे यहाँ चली आ रही है, इस समय जोरों पर है। यद्यपि राजस्थान सरकार जो है उसने इस चीज के लिए मना किया है, वो इसको शायद कोई बड़ी समस्या ना मानती। ये ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अनेकों केसेस आए हैं कि जिसमें धोखाधड़ी के मामले हुए हैं, धोखे से नाम बदलकर दूसरे नाम से अपने आप को हिंदू बताकर या दूसरे नाम से अपना नाम और अपनी पहचान बदलकर लड़कियों से संबंध बनाया गया, शादी की गई, बाद में उनके ऊपर अत्याचार भी हुए हैं। लेकिन बात एक और बनती है कि क्या अगर मान लीजिए कल को ये कानून जब तक संसद में बने, क्या हम लव जिहाद इस शब्द का प्रयोग संवैधानिक रूप से कर पाएंगे? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, सोचना पड़ेगा हमें। हम पुराने कानूनों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे जबकि सारे के सारे धाराएं उपलब्ध हैं? यदि कोई किसी लड़की के साथ चीटिंग करता है, बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है, धोखाधड़ी करके उससे शादी करता है या दोस्ती करता है, तो उन कानूनों का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा? एक नया नाम देकर मुद्दे को भड़काना या भटकाना, दोनों ही चीजें क्यों किया जा रहा है? यद्यपि पीछे बल्लभगढ़ में भी केस हुआ, कई जगह इस प्रकार के केसेस हुए, लेकिन उन धाराओं का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? प्रश्न ही उठता है।
मैं सुन रहा था एक पूर्व पुलिस अधिकारी के बयान, उन्होंने कहा था कि कई धाराएं, उन्होंने कई बड़ी सारी धाराएं गिनवाई भी कि अगर इन धाराओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन करते नहीं है। अब ना करना ये तो फिर उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जितनी की बातें हैं, अब जो ये क्योंकि बंगाल के अंदर चुनाव आने हैं, अब से 1-1.25 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है, दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव हैं, तो ये सब मुद्दों को हवा देने की कोशिश है। लव जिहाद के नाम से फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम करके वोट बटेरने का काम है। और अगर युवाओं का ध्यान इस लव जिहाद या बाकी और को नहीं बांटा जाएगा तो लोग कल को रोजगार के ऊपर प्रश्न कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रश्न कर सकते हैं, कोविड के संदर्भ में जो अनियमितताएं बढ़ती गई जिससे वो फिर से एकदम से विकराल रूप लेकर आ रहा है, जबकि हम पीछे देख रहे थे किस प्रकार ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, जो जर्मनी के अंदर जो भी वहाँ की सरकारें एक्शन ले रही थी, लेकिन हमारी सरकारें तो क्योंकि अभी पीछे चुनाव था बिहार के अंदर, हमें भीड़ चाहिए थी, कई और जगह उपचुनाव का भीड़ चाहिए थी। अगर ये सारे कानून लगा दिए जाते तो भीड़ कहाँ से आती महाराज, वो सारी चीज़ें भी तो करनी होती हैं। तो कहीं ये सारी की सारी बातें फिर से इसी प्रकार ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं है, सोचना आपको है, हम जज नहीं है। नमस्कार इंडिया सिर्फ जो चर्चाएं चलती हैं उन चर्चाओं पर चर्चा करता है, कुछ जानकारी अपनी ओर से और देने का प्रयास करता है और आपकी आवाज को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ने और आपकी आवाज को आगे बढ़ाने और उठाने का प्रयास नमस्कार इंडिया का सदा से था और सदैव रहेगा। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए कल फिर से आपके साथ चर्चाओं पर चर्चा के लिए मुलाकात होगी। तब तक कीजिए स्वीकार नमस्कार इंडिया का। नमस्कार।